बी काइंड वेरेवर और व्हेनेवर पॉसिबल। क्या मतलब हुआ इसका? सबको समझ में आया होगा कि काइंड रहेगी, काइंड का हिंदी मीनिंग वेनर में रहेगी, जब भी और जहां भी पॉसिबल हो। लेकिन आप पाओगे यू विल फाइंड दैट इट इज ऑलवेज पॉसिबल। कह रहे कि ये तो यार हर समय पॉसिबल हो सकता है कि आप काइंड रहें। अब देखो, थॉट समझाने जाऊंगा तो पूरा लेक्चर निकल जाएगा, और वैसे भी थॉट आपकी खुद समझ में आना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपका जो काइंड को, इस वर्ड को समझने का नजरिया कैसा है। क्या आप सिर्फ इसे एक, इसका अर्थ विनम्र और इसे काफी नैरो सेंस में ले रहे हैं, तो फिर ये समझ में नहीं आने वाला। थोड़ा ब्रॉडर सेंस में लेंगे तो जरूर क्लियर होगा। तो हमें डिस्कस करना है आज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN के लास्ट 2 टॉपिक्स को। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम पढ़ चुके हैं कि डिसेबिलिटी क्या है, हम पढ़ चुके हैं कि डिसऑर्डर क्या है, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बीच में डिफरेंसेस क्या है, हम पढ़ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, डिसऑर्डर्स के टाइप क्या है। 5 टाइप्स पढ़े थे। अब लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक तो यहां पर है डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स, डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स। और सेकंड टॉपिक, यहां पर इसकी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। सेकंड आपका टॉपिक है कि एक्सेसिबल कैसे बनाएं। एक्सेसिबल कैसे बनाएं? किस चीज को एक्सेसिबल बनाने की बात कर रहा हूं? स्पोर्ट्स को एक्सेसिबल कैसे बनाएं CWSN के लिए, दैट इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, दिव्यांग के लिए। तो पहला जो टॉपिक है डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स, तो जरा जान ले एटिक्वेट्स का कोई सिनोनियम, दैट इज जिससे हम फेमिलियर हो। हाँ है, गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस तो आपने सुना ही होगा, तो मैं इसे डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स की जगह डिसेबिलिटी गाइडलाइंस भी बोल सकता हूं। ओके, डिसेबिलिटी गाइडलाइंस। अब डिसेबिलिटी गाइडलाइंस का मतलब क्या है? ये आपको, ये एक ऐसा सेट ऑफ गाइडलाइंस है, डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स एक ऐसा सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि आपको ये बताएगा कि कैसे आपको डील करना है किसी एक ऐसे पर्सन के साथ जिसे डिसेबिलिटी है, भले वो किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी हो, विजुअल इंपेयरमेंट हो, हियरिंग इंपेयरमेंट हो, या फिर बोलने में दिक्कत आती हो, या फिर पैरालाइज्ड हो। कोई भी डिसेबिलिटी अगर उन्हें है तो उनके साथ डील कैसे करना है, वो ये हमें सिखाती है डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स। सो 5 ऐसी डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स के बारे में, ऐसी गाइडलाइंस के बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिसे डिसेबिलिटी है, अगर आपको उसका नाम पुकारना है तो उसे डिसेबल्ड पर्सन नहीं कहिए, उसे कहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब ये क्या बात हुई? यस, यही तो बात है। क्या कि सीधा सीधा मत बोलिए कि आप डिसेबल्ड हो, ये सीधा सीधा मत बोलो, घुमा फिरा के बोलो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी। सीधा उसके नाम के साथ मत जोड़ो उस डिसेबिलिटी को। जैसे फॉर एग्जांपल लंगड़ा आदमी या लंगड़ा व्यक्ति या उसका जो भी नाम हो पर्टिकुलर, तो ऐसे मत बोलिए, आप उनके साथ उसे जोड़ रहे हैं। देखो ये जो नहीं, मैं भी खुद वही बोल रहा हूं, गलत बात। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं, ये हर समय सोसाइटी ने याद दिलाती है कि हाँ भाई आप नॉर्मल नहीं हो, आपको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। सोसाइटी हर समय याद दिलाती रहती है कि भाई तुझमें ये कमी है, तुझमें ये कमी है। भाई उसे पता है कि मुझमें ये कमी है, बार बार क्यों याद दिला रहे हो उसे? उसकी लाइफ के हर कदम पर उसे याद दिलाया जाता है कि तेरे पास ये कमी है। उसे मतलब उसके पास जो खूबी है उसे कोई नहीं याद दिलाएगा, याद दिलाया जाएगा कि उसके अंदर ये कमी है। तो ये डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स का मकसद है, एम है कि आपको डील करना सिखा दिया जाए ऐसे लोगों से जिन्हें कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। नंबर 2, अगर आप किसी पर्सन से मिल रहे हैं जिसे डिसेबिलिटी है, तो उसके साथ हैंडशेक करना इंट्रोडक्शन के टाइम अच्छा माना जाता है, काफी अच्छा उन्हें महसूस होता है। लेकिन अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड-19, सो अभी मैं आपको ये एडवाइस नहीं दूंगा, बट इन द नॉर्मल टाइम्स यू कैन जस्ट डू इट, ये कर सकते हैं आप।
इससे उन्हें काफी खुशी मिलती है। नंबर थर्ड गाइडलाइन कि अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं जिसे विजुअल इंपेयरमेंट है, मतलब दिखाई नहीं देता, दिखाई देने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसके पास जा रहे हैं तो पहले आइडेंटिफाई करा दें कि हाँ मैं आया हूं, ये मेरा नाम है, और अगर आपके साथ कोई गया है तो उसके बारे में बता दें कि ये मेरे साथ हैं। क्योंकि उन्हें सबसे बड़ी मतलब एक सेंस ऑफ फियर होता है, क्योंकि वे नहीं देख सकते ना कि कौन आया है, तो सेंस ऑफ फियर को आप दूर कर सकते हैं पहले ही बता करके, आइडेंटिफाई करा करके खुद को। नंबर फोर्थ, मान लो किसी को बोलने में प्रॉब्लम है, कोई ऐसे व्यक्ति के पास अगर आप जा रहे हैं तो जब वो बोले कुछ बात तो उसे एक बार में ध्यान से सुने, लिसनिंग करें, हियरिंग नहीं, हियरिंग मतलब सुन रहे हैं और लिसनिंग मतलब ध्यान से सुन रहे हैं, तो ध्यान से सुने उसकी बात को। एंड लास्ट फिफ्थ, मान लो कोई व्हील चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, दैट इज आप समझ गए होंगे कि उसे क्या डिसेबिलिटी है, तो अगर वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है तो उसकी व्हील चेयर पर ऐसे हैंग मत करें कि ऐसे खड़े होकर ऐसे बात कर रहे हैं। मान लो 3-4 आदमी बैठे हुए हैं, उसकी व्हील चेयर पर ऐसे आप करके हाथ रख करके और ऐसे हंस के बात, आप उसे याद दिला रहे हैं कि भाई तू व्हील चेयर पे और मैं खड़ा हुआ हूं। यू आर जस्ट रिमेम्बरिंग हिम कि वो भाई तू व्हील चेयर पे है, उसे पता है, उसे बार बार याद मत दिलाओ। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा इंपैक्ट रखती है। तो यही हमें डिसेबिलिटी एटिट्यूड सिखाती है। फिर एक्सेसिबल कैसे बनाया जाए, तो आप ही के हाथ में है एक्सेसिबल बनाना, बस उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। वरना करना तो सिंपल होता है, मतलब बोलना तो सिंपल होता है, लेकिन हर जगह के रिसोर्सेज नहीं होते। लेकिन फिर भी सुन लीजिए। देखो सबसे पहले तो अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी का आप कोई मतलब स्पोर्ट्स प्रोग्राम करा रहे हैं तो सबसे पहले तो उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल चेकअप से मेरा मतलब है कि हार्ट रेट, बीपी, शुगर, मतलब क्योंकि उन्हें खुद पहले से ही डिसेबिलिटी है तो और मतलब छोटी छोटी ये चीजें ये चेक कर लेनी चाहिए जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। नंबर फर्स्ट थिंग दैट इज मेडिकल चेकअप्स। एंड सेकंड नंबर पर कि उन्हीं के अकॉर्डिंग, मतलब उन्हीं के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गेम्स हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग थर्ड है इक्विपमेंट्स हो। भाई मान लो डम है, बहरे हैं वे व्यक्ति जो कि आपके खेल रहे हैं, ओके, तो उनके लिए अलग से स्पेशल इक्विपमेंट्स रखने पड़ेंगे। नंबर फोर्थ कि उन्हीं के अकॉर्डिंग सिंपल और इजी रूल्स हो, और जो वहां पर स्पेक्टेटर्स हैं, लोग देखने आए हुए हैं या जो बच्चे देख रहे हैं, वो वहां पर उन्हें मोटिवेशन दे कि चल भाई चल चल, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, चल चल चल, इस तरीके से मतलब जैसे करते हैं, मतलब हंसे ना। हंसने के दो मीनिंग हो सकते हैं, एक तो आप स्माइल दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं। एक तो होता है हंसना कि आप हंस रहे हैं, आपको मजा आ रहा है किसी चीज में, और दूसरा होता है हंसना कि मजाक उड़ा रहे हैं आप किसी की मजाक लेकर आप हंस रहे हैं, तो वो देखकर ही पता चल जाता है कि आप मजाक लेकर हंस रहे हैं या फिर आपको मजा आ रहा है इसलिए आप हंस रहे हैं। एंड लास्ट थिंग कि वहां पर एक्सपर्ट्स जरूर होने चाहिए। अगर आप ऐसे बच्चों का गेम्स करा, क्योंकि हम स्पेशली फोकस किस पर कर रहे हैं, बच्चों पर, क्योंकि जैसा बच्चा मतलब बचपन अपना बिताएगा वैसा ही माइंडसेट उसका पूरी जिंदगी फिर रहेगा। तो हमें यहीं से उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं वो उन्होंने जो सहा होता है फिर उसे बदलना थोड़ा मुश्किल होता है उनके बिहेवियर को। एंड लास्ट थिंग कि एक्सपर्ट्स के अंदर आपका ये पार्टिसिपेशन हो। ओके, तो ये हमारे लास्ट के 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए और अब ये हमारा चैप्टर हुआ फिनिश, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। अब हमारा है फैक्चुअल सेशन है जो पहली बार आया। छोटी सी नॉलेज, क्या पता आपके कब कहां कैसे काम आ जाए। अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप गूगल करके और इसके बारे में जानोगे, और नहीं आएगा तो इतना तो मिल ही जाएगा। देखो अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा था माउंट सिनाबंग। क्या चल रहा था? माउंट सिनाबंग। ये वोल्केनो है। क्या है? एक वोल्केनिक माउंटेन है। कहां पर है? ये इंडोनेशिया के अंदर है। इंडोनेशिया के अंदर भी एक आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड, तो वहां पर ये सिचुएटेड है। अब इसके बारे में मैंने बात क्यों किया, ऐसे तो हर दिन या हर महीने या हर साल कोई ना कोई वोल्केनो आता ही रहता होगा, न्यूज में डेफिनेटली आते हैं, लेकिन इसके बारे में
मैंने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि ये 2010 से एक्टिव है, मतलब इससे लगातार कुछ कुछ गैप के बाद, टाइम के गैप के बाद इरप्शंस हो रहे हैं और अभी भी हुए हैं, तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में है। ओके, तो वोल्केनिक माउंटेन्स के बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट बता दूं। देखो, रिंग ऑफ फायर के नाम से पैसिफिक ओशन के अंदर रिंग ऑफ फायर है, उसमें बहुत सारे कंट्रीज, आइलैंड्स आ जाते हैं। इस रिंग ऑफ फायर के अंदर 75% वोल्केनोज आते हैं वर्ल्ड के। कितने? 75% वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड। एंड नंबर सेकंड थिंग, 90% अर्थक्वेक्स इसी रीजन में आते हैं। अब अगर आपको इच्छा हुई होगी तो आप गूगल पर सर्च जरूर करेंगे इसके बारे में, वरना इतना तो मिल ही गया कि यार हाँ, एक रिंग ऑफ फायर नाम की भी चीज है प्रशांत महासागर के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर। वहां पर दुनिया के 90% ज्वालामुखी है, सॉरी 75%, और 90% जो भूस्खलन है, अर्थक्वेक्स हैं, वहां पर आते हैं। इतना तो पता लग ही गया आपको। और ये था आज का हमारा टोटल डिस्कशन। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।